नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर सीटेट और अन्य टेट एग्जामों में इन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही आप देखेंगे। कोई सा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके तो निश्चित आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने वन लाइनर लिए हैं ताकि आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन मिले, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन जब बहुविकल्पी होते हैं तो थोड़ा सा सभी को पढ़ना बताना पड़ता है और समय ज्यादा लगता है। तो उसी बात को और आपके कमेंट्स को ध्यान में रख करके यहाँ पर सारे क्वेश्चन यहाँ पर वन लाइनर रखे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। तो सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं पर्यावरणविद जिन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसका मैंने क्रमांक नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। ऐसे पर्यावरणविद जिन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राजेंद्र सिंह जो हैं, इन्हें पर्यावरणविद हैं और जल पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये इनका एक उपनाम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जल पुरुष। चलिए, और बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार ये पूछा भी जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए जिसे हम प्रयोग में लाते हैं वो है क्लोरीन। क्लोरीन की गोलियां जो हैं और क्लोरीन पाउडर जो है आपने पानी की टंकियों के अंदर डालते हुए देखा होगा। उसी बात को ध्यान में रखकर आप अपने उत्तर को बिल्कुल आसानी से यहाँ पर याद कर सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मरुस्थल क्षेत्र में जल ह्रास को रोकने के लिए पर्ण रूपांतरण होता है, ठीक है ना। तो पर्ण रूपांतरण, ये यहाँ पर रूपांतरण था। तो मरुस्थल के क्षेत्र जहां पर हम देख सकते हैं कि जो पौधे होते हैं, जल की कमी होती है ऐसे क्षेत्र में, और वहां पर पत्तियां जो होती है अपने आप को चेंज कर लेती है, बदल लेती है। तो उनकी जो पत्तियां होती हैं वो किस रूप में हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि वहां के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां कठोर हो जाती है, मोमी पर्ण या फिर लघु पर्ण, मतलब छोटी पत्तियों के रूप में, या फिर पर्णहीनता भी हमें देखने को मिलती है, या फिर पर्ण की जगह पर कांटों में भी वो बदल जाया करती है। तो इस प्रकार का रूपांतरण जो होता है मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है और जल को रोकने के लिए होता है, जल की हानि को रोकने के लिए, ताकि वाष्पोत्सर्जन उसमें ना हो, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन फिर एक और। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जल की हानि को रोकने के लिए प्राय बदल जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ एक शब्द में उत्तर दे दिया, कांटों में। वहां पर आपको 3-4 विकल्प और दे दिए उत्तर के अंदर, ताकि इस रूप में या इस रूप में या इस रूप में आप बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम जो था ये आरंभ किया गया था। तो ये कार्यक्रम जो था ये गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण के लिए किया गया था वर्ष 1997 में। और डॉल्फिन जो है ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो उस हिसाब से प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। देखिए यही प्रश्न जो है आप दूसरा टाइप से यहाँ पर पूछ लिया कि भाई भारत का जलीय राष्ट्रीय जल जीव जो है वो कौन है। तो डॉल्फिन जो है मछली, और इसी को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। जल शुद्धिकरण प्रणालियों में परावैंगनी जो किरणें होती है इनकी क्या भूमिका होती है। तो देखिए जल शुद्धिकरण प्रणाली की यहाँ पर बात की जा रही है, और इसमें परावैंगनी जो किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें, इनकी क्या भूमिका होती है। तो देखिए ये जो किरणें होती है ना, ये जल में उपस्थित जो नुकसानदेह सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उनको निष्क्रिय कर देती है या फिर इन्हें नष्ट कर देती है, यही इसकी भूमिका होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेन्नई, कानपुर, कोलकाता और मुंबई में से पेयजल संख्या सर्वाधिक प्रदूषण है। पेयजल में संख्या प्रदूषण सबसे ज्यादा किसमें है। तो यहाँ पर कुछ शहरों के नाम दिए हैं, चेन्नई, कानपुर, कोलकाता और मुंबई। तो सबसे ज्यादा पेयजल में जो संख्या प्रदूषण है वो है कोलकाता में। ऑप्शन तो है नहीं, तो सीधा हमारा यहाँ पर उत्तर बनेगा कोलकाता। चलिए श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जो था ये आयोजित किया गया था। तो ये 11 से 13 मार्च 2016 के बीच में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा करंट क्वेश्चन भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। वर्तमान में मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना 2017 चलाई जा रही है और यह स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो नाम से थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, मैली से निर्मल और यमुना पुनरुद्धार योजना। तो देखिए इसी में नाम छुपा है, यमुना नदी के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण भूमिका स्वच्छता जो निभाएगा वो यमुना नदी की होगी, है ना, यमुना नदी की स्वच्छता में होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना जिसे NLCP के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वे हैं। तो देखिए
यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से जो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना है उसमें किन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है? तो भोज मध्य प्रदेश, सूखना चंडीगढ़ और पिचोला राजस्थान, इन 3 क्षेत्रों को उसमें चुना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 जो था उसका मुख्य विषय या थीम क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, तो देखिए एक नदी भी है जिसे भी दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, पर यहाँ पर क्वेश्चन नदी से संबंधित नहीं है, ये है भारत के जो अंटार्कटिक शोध केंद्र है ना उससे संबंधित है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, है ना, क्योंकि एक नदी है उसको भी दक्षिण गंगोत्री के नाम, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो उससे संबंधित थोड़ा सा यहाँ पर आपको लग सकता है। तो देखिए जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, तो भारत का जो प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है उसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, और इसकी जो स्थापना थी ये कब की गई थी? तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया है। इसकी स्थापना, जो क्वेश्चन का आंसर का क्वेश्चन बन गया है, दक्षिण गंगोत्री जो था इसकी स्थापना कब की गई थी? इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में वो मिसप्रिंट हो गया, ठीक है ना। दक्षिण गंगोत्री की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1983-84 में, ठीक है ना। तो ये आपका उत्तर बन जाएगा इसके तरफ, और क्वेश्चन में स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा सॉरी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना की। तो मैत्री की स्थापना ये भी वहीं पर अंटार्कटिका पर दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री है, जिसकी स्थापना वर्ष 1988-89 के अंदर की गई है। चलिए अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम उसमें है भारती। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। और भारती की स्थापना कब की गई थी? तो ये वर्ष 2012 में की गई थी। तो इस प्रकार से आप सभी शोध केंद्र के नाम, उपनाम और इनकी स्थापना को जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। तो ये कार्य योजना जो है एजेंडा 21 है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। मौसम विज्ञान संबंधित प्रेषण के लिए किसको गुब्बारों में भरने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ये भरने के लिए उपयोग में लाया जाता है हीलियम गैस को, जिसका उपयोग मौसम संबंधी प्रेक्षण लेने के लिए गुब्बारों में भरा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए जो कदम महत्वपूर्ण है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वन रोपण का, क्योंकि वन होंगे तभी हम होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार जिस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है तो वो क्षेत्र होता है पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में टाइलर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जिसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है वो देश है ऑस्ट्रेलिया, जिसे मेगा डाइवर्स के नाम में जाना जाता है। अगला है यहाँ पर जिसे डायनासोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है, ऐसे देश है मोंटाना। तो यहाँ पर इसे डायनासोरस का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क स्थित है, तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोवल गैसों में वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है, तो ऐसी गैस होती है रेडान, और रेडान गैस जो होती है ये वायु में नहीं पाई जाती है। ये एक रेडियोधर्मी प्रकृति की गैस होती है रेडान, और जिसका प्रतीक जो होता है ये होता है Rn, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 86, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है UNEP का मुख्यालय अवस्थित है, तो यह है नैरोबी में। चलिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो था इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। UNEP के वर्तमान प्रमुख हैं तो एरिक सोलहेम, यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा, है ना। और जैसे इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आता है UNEP के वर्तमान प्रमुख हैं, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को जरूर चेक कर लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए मैंने कहीं से क्वेश्चन लिए हैं या किसी बुक से लिए हैं, तो उसमें हो सकता है कि वो अभी की नहीं हो, थोड़े से पुराने समय की हो, तो ये चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो ऐसी चीजों को आप थोड़ा सा जरूर गौर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। EPA का पूर्ण रूप है, तो EPA का पूर्ण रूप जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसका पूरा रूप है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर EPA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है और जिसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए यहाँ पर आपको एक और चीज मिल रही है, EPA कौन से राष्ट्र की एजेंसी है? तो ये अमेरिका की संघीय एजेंसी है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2 दिसंबर 1970 को इसकी स्थापना की गई थी। भारत में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग जो है प्रारंभ करने वाला जो राज्य है वो कौन है? तो पंजाब राज्य यहाँ पर ग्रीन हाउस फार्मिंग स्टार्ट करने वाला पहला राज्य है। चलिए
बिना पर्यावरण के रुकावट के प्रजनन की क्षमता जो होती है क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं जैविक विभव, बायोटिक पोटेंशियल। अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आता है। सजीव कौन है? तो वो जीव है चींटी, जिसे हम अपघटक और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में रख सकते हैं। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और हमेशा पूछने को देखने को मिलती है। पर्यावरण शत्रु इसे कहा जाता है, आतंकवादी पौधा भी कहा जाता है ना, या पर्यावरण का शत्रु भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे सफेदा के नाम से भी जाना जाता है। वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है, देखिए वही प्रश्न है पर दूसरे तरीके से पूछा है। यूकेलिप्टस लैंटिक आवास का उदाहरण है। तालाब और दलदल यहाँ पर लैंटिक जो है ये पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया का वृक्ष जो होता है सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो, लगभग 50 वर्ष से वो नहीं देखी गई, तो हम उसे कह सकते हैं कि अब ये विलुप्त हो चुकी है। अगला क्वेश्चन आता है। शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा घाटी तथा फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। 3-4 घाटियों के नाम दिए हैं, इनमें से पूछा सबसे ज्यादा जैव विविधता किसमें होती है? तो ये होती है शांत घाटी में। ठीक है, और शांत घाटी का मतलब वही है साइलेंट वैली। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी दोनों चीजों में ध्यान जरूर रखिएगा। साइलेंट वैली ही है शांत घाटी। शांत घाटी अवस्थित है तो ये केरल राज्य के अंतर्गत आती है, केरल में। चलिए, साइलेंट वैली परियोजना जिस राज्य से संबंधित है तो निश्चित रूप से जहां पर स्थित होगी वहीं पर ये परियोजना भी उसी राज्य से संबंधित होगी। फूलों की घाटी अवस्थित है तो ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। इसी प्रकार से ये भी एक घाटी है, फूलों की घाटी। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स जो है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चमगादड़ को। अगला क्वेश्चन है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो भारत में रेड पांडा जो होता है ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों के अंतर्गत। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फूरियर ने, या जे फूरियर भी आ जाता है कभी कभी विकल्प में। तो जोसेफ इनका पूरा नाम है और जे शॉर्ट नाम है, जे फूरियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है। क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक प्रोटोकॉल था और वह देश जिसे दुनिया में कार्बन निगेटिव के रूप में माना जाता है तो वो देश है भूटान, जिसे कार्बन निगेटिव के रूप में माना जाता है। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन के द्वारा कार्बन की मानव निर्मित यौगिक है तो CFC, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं, और ये ओजोन परत में क्षरण के लिए भी जिम्मेदार होता है। अधिक समय तक सूर्य की जो पराबैंगनी विकिरण है शरीर पर पड़ने से क्या हो सकता है? तो निश्चित रूप से जो हमारा DNA है उसके अंदर अनुवांशिक चेंजेस हो सकते हैं, उसमें उत्परिवर्तन हो सकता है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहां पर देखा गया? तो अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके रक्षण से संबंधित है तो वो है ओजोन परत। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ जाता है कि ये किससे संबंधित है, किसके रक्षण से संबंधित? तो ओजोन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 1990 से प्रभावी हुआ था तो उसी से ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ये प्रभावी हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है तो ये ओजोन परत के क्षय से। देखिए अभी ओजोन परत के क्षय से रोकने से है ना, ओजोन परत से, तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए और डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं। अभी एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है संबंधित है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो देखिए अब ये कैसे लिंक हो जाते हैं? तो हम जानते हैं कि ओजोन परत का क्षरण होता है CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो यहाँ पर भी आपका उत्तर बनता है कि भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही संबंधित हो गया क्योंकि ओजोन से संबंधित है। तो ये एक प्रकार की इनकी ऐसी लिंक है आपके उत्तर की। ठीक है ना, तो ये इस रूप में या किसी भी रूप में क्वेश्चन बन जाता है। ओजोन परत को मापा जाता है तो ओजोन की जो इकाई होती है वो डाप्सन इकाई होती है, DU यूनिट कहा जाता है। एक अत्यधिक स्थायी यौगिक जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रहता है तो CFC जो होता है ना ये वायुमंडल में 100 से 80 के बीच में इतने वर्षों तक ये बना रहता है, काफी लंबे समय तक। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर चमोली के रेणी गांव में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। तो गोरा देवी के नेतृत्व में ये आंदोलन जो था चमोली के रेणी गांव में वन कटाई के विरोध में चलाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सदाबहार वन पाया जाता है तो पश्चिमी घाट के अंदर सदाबहार वन जो होते हैं देखने को मिलते हैं। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? झूम कृषि जो है वहां का बंजर करने के लिए प्रमुख कारण है क्योंकि जो झूम कृषि होती है वहां पर वनों को जला दिया जाता है और फिर उस स्थान पर खेती की जाती है। 1-2 साल तो वहां पर अच्छी फसलें होती है
परंतु उसके बाद उस स्थान को छोड़ दिया जाता है और फिर किसी ऐसे दूसरे स्थान पर जाकर के वहां के वनों को जला दिया जाता है। तो इस प्रकार से समय के साथ साथ वहां पर जगह बदली जाती है, उसी को हम झूम कृषि कहते हैं। वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी, तो हिमाचल वो प्रदेश है जहां पर अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बहुत बार प्रश्न आ जाता है। 1972 में ये लागू किया गया था। वन अनुसंधान संस्थान जैसे FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये स्थापित है देहरादून में। चलिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है WWF का प्रतीक जानवर, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रतीक जानवर पूछा है कि इसका प्रतीक कौन सा जानवर है, तो जो ज्वाइंट पांडा है वो इसका प्रतीक जानवर है। यूकेलिप्टस को कहा जाता है, तो निश्चित रूप से हम इसे कहेंगे पारिस्थितिक आतंकवादी पौधा है ये, क्योंकि ये जल बहुत ज्यादा शोषित करता है या अवशोषित करता है जमीन से। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है राजीव गांधी नेशनल पार्क। पेरियार गैम अभ्यारण्य स्थित है, तो जंगली हाथियों के लिए अभ्यारण्य जो है ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, तो ऐसे प्रदूषणों को हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण। चलिए, भारत के 7 राज्यों में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भूमिगत जल अत्यधिक प्रभावित है, तो वहां का जो जल है वो आर्सेनिक प्रदूषण से बहुत ज्यादा प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं, तो ये सभी लेड के कारण से प्रभावित होते हैं, है ना। लेड यानी सीसा जो होता है इसका प्रदूषण के कारण प्रभावित होते हैं। पेयजल में कैडमियम की अधिकता हो जाने से क्या होता है, तो इटाई रोग जो होता है ये पेयजल में कैडमियम की अधिकता हो जाने से होता है। इसी प्रकार से पारा युक्त जल पीने से क्या होता है, तो एक मिनीमाटा रोग होता है जो कि पारा यानी कि मरकरी युक्त जल पीने से हो जाता है। अफ्लाटॉक्सिन एक कैंसर जनक पदार्थ यानी कार्सिनोजेन होता है जो उत्पन्न करता है, तो ये यकृत का कैंसर जो होता है उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, घरों में पुताई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेंट में असुरक्षित स्तर तक क्या होता है, तो इसमें असुरक्षित स्तर तक शीशे की मात्रा होती है जो हम पेंट पुताई के लिए घरों का करते हैं, उसको उपयोग करते हैं उसमें। चलिए, मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है, तो शीशे की अधिक मात्रा से मनुष्य को तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है। एस्बेस्टस जहरीला पदार्थ है और इसकी धूल से हो सकता है, तो इसकी धूल से हो सकता है फेफड़ों का कैंसर। पारे की विषाक्तता से उत्पन्न होती है उदर संबंधी समस्याएं, यानी कि पेट संबंधी समस्याएं हमें देखने को मिलती है पारे की विषाक्तता से। रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को बाधित करती तथा हृदय को क्षति पहुंचाती, तो वो गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि हमारे रक्त में घुल जाती है और एक स्थायी यौगिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं ये मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है, क्योंकि ये होते हैं बड़े ही संवेदनशील होते हैं। इस प्रकार से इनका जो वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर देखने को मिलता है। प्रदूषण संकेतक पौधे के नाम से भी जाता है लाइकेन को, इन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर कह सकते हैं। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक के रूप में मानते हैं। बायोडीजल की फसल जो है वो जेट्रोफोकर्कस जो होता है ये बायोडीजल की एक फसल होती है जिससे बायोडीजल प्राप्त होता है। एथेनॉल एक प्रसिद्ध अल्कोहल है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं और इसका प्रयोग होता है, तो हरित ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग होता है। पाइन करंज फर्न से किण्वनी कर एथेनॉल प्राप्त किया जाता है और इसे हम शामिल करते हैं हरित ईंधन स्रोत के रूप में शामिल करते हैं। चलिए, जिसकी खेती एथेनॉल के लिए की जाती है वो फसल है, तो बहुत सारी फसलों से एथेनॉल बनाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर यहाँ पर हमारा मुख्य रूप से उत्तर जो है मक्का है। जेट्रोफा पोंगमिया और सूरजमुखी की खेती की जा सकती है, तो निश्चित रूप से बायोडीजल के लिए इनकी खेती जो है ये की जा सकती है। जिस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है तो वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। चलिए, हाथी परियोजना जो थी ये कब शुरू की गई थी, तो फरवरी 1992 में ये परियोजना जो थी स्टार्ट की गई थी। जंगली गधों का अभ्यारण्य है, तो निश्चित रूप से गुजरात में जंगली गधों का अभ्यारण्य है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। फिर अगला क्वेश्चन आया,
एक सींग वाला गैंडा जो होता है पाया जाता है काजीरंगा। काफी बार आपने देखा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैंडे के को पुनर्वासित करने का कार्य जिस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है। अगला बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है। और जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना दी गई थी, तो ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स के द्वारा ये संकल्पना दी गई थी। जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि के पक्षकारों की प्रथम बैठक 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य संपन्न हुई थी। तो ये कहाँ पर हुई थी? मलेशिया की राजधानी कोलंबोर में ये संपन्न हुई थी। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 23 जनवरी 2001 को किए थे। अगला क्वेश्चन आता है, जैव सुरक्षा उपसंधि या प्रोटोकॉल जो है ये संबंधित है, तो ये आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों से संबंधित प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन है, गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों ही है, तो वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि इसकी यहाँ पर उपस्थिति भी जरूरी है और ज्यादा मात्रा भी हमारे लिए नुकसानदायक होती है। अगला क्वेश्चन है, ये डेल्टा प्रदेशों में समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं तथा मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाने जाते हैं, तो इन्हें हम कह सकते हैं ज्वारी वन। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है और यहाँ के वनों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है, तो ये सुंदरी वृक्ष यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, तो ये गोवा। अगला है, भारत में मैंग्रोव वन सदापर्णी और वन पर्णपाती वनों का संयोजन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर हम मैंग्रोव वन सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड, तो ये हम क्वेश्चन देख चुके हैं। ज़ूम कृषि के कारण वहां के जो पर्वत हैं वो बंजर होते जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ये भी हमारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो है, ये आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला देश है, तो वो चीन है, जो कि CO2 का उत्सर्जन बहुत ज्यादा करता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर वृक्ष पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जूलॉजिकल नाम एलुरस फलगैस है, तो यह है रेड पांडा का नाम। चलिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन थे ये पर्यावरण अध्ययन से संबंधित ये समाप्त हो चुके हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।